हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का दीप स्टडी फॉर यू में, जहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं त्रिभुज, ट्रेंगल। ट्रेंगल इतना मजेदार क्वेश्चन होते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा मजेदार, क्योंकि तीन भुजा से बनकर मिलकर बनी हुई आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज की इसी परिभाषा के साथ हम आज का चैप्टर चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिभुज। और परीक्षा दिन का 2026 की सीरीज का ये 6 नंबर का चैप्टर है, जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, तो फटाक से हम चलते हैं क्वेश्चंस पर, क्योंकि आज जो भी क्वेश्चन होने वाला है पूरे के पूरे 1 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसमें मैं आपको अध्याय 6 2025 परीक्षा दिन के पूरे त्रिभुज यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कहीं मैंने त्रिभुज का यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, दीप स्टडी फॉर यू को आप फॉलो करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके दोस्तों को आप वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि थोड़े से व्यू मेरा बढ़ जाए, ऐसे करके। ठीक है, तो चलते हैं। उन्नयन कोण बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें अब ये आने वाला है अपने को, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, ये सभी आने वाला है आगे, है ना। अभी तो समांतर आने वाला है, इसके बाद में समरूपता देखेंगे हम। ऐसे बहुत सारी कसौटियां हैं जिनको हम देखेंगे। ठीक है, तो जब भी मैं एंगल की बात करता हूं तो मैं कोण की बात कर रहा हूं, जब भी मैं साइड की बात करता हूं तो मैं यहाँ पर भुजा की बात कर रहा हूं। ये चीज आप लोग अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल कौन सा था? तो देखो, समय काल की बात हो रही है। थेल्स महाराज कौन है? तो थेल्स एक यूनान से आए हुए एक गणितज्ञ है, जिन्होंने थेल्स प्रमेय दी थी। थेल्स प्रमेय बहुत ही अच्छी प्रमेय है। ठीक है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय है। तो इनका जो यहाँ पे समय काल जो चल रहा है ना, वो समय काल होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इनका जो समय है वो है 640 से 546 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो क्या ये तीसरी रेखा के समांतर होगी? ये कथन किसका है? तो ये कथन है भैया थेल्स प्रमेय के विलोम का। थेल्स प्रमेय ये नहीं बोलता है। ठीक है, थेल्स प्रमेय का कथन दूसरा है, तो ये थेल्स के विलोम का है। आपकी बुक में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है ना, तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं। तो तीसरा है समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध कौन है? तो देखो, समरूपता के लिए कोण 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 मतलब कि एंगल एंगल एंगल। ठीक है, एंगल 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 समरूपता, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये भी है। इसके बाद में कोण कोण समरूपता मतलब एंगल एंगल समरूपता भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद बात करते हैं भुजा कोण भुजा मतलब कि साइड एंगल साइड, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये भी है। ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर डी अपना क्या जाएगा? करेक्ट जाएगा। सभी यहाँ पे क्या होने वाला है? सही होने वाला है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं 4th नंबर की। तो 4th नंबर का जो है इसमें क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा सी जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का यहाँ पे बनने वाला है अपना चित्र, ऐसे करके। ठीक है, अगर ये ए बी सी है, ठीक है, तो यहाँ पर एक और रेखा है जो कि डी और ई है। ठीक है, ये 2 है, ये 3 से 7.5 है, ऐसा करके। तो उन्होंने पूछा क्या है अपने को? डीई की वैल्यू पूछा है। डीई की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। इसको अपने को सोल्व करना रहेगा तब जाकर के। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगला अगला है 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन जो है ना अपना, इसमें क्या होगा? एबीसी इसके बराबर है, तो ये समरूप नहीं है। तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही कौन सा नहीं आएगा इसमें से? तो अपना ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देखो बीसी एबी के बराबर है। देखो ये बीसी यहाँ पर एबी के बराबर, बीसी जो है ना वो एबी में दे रखा है उन्होंने, और डीई कहाँ दे रखा है? तो जो डीई है ना, ये डीई जो है ये कहाँ दे रखा है इन्होंने? ई एफ में दे रखा है। ठीक है, यहाँ। तो इसलिए ये क्या है ना, रॉन्ग है। यदि दो त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर में एक बराबर ये नहीं बन रही है, तब क्या होगा? तो तब हमारा यहाँ पर है ना राइट आंसर जो आएगा, जो पी क्यू आर समांतर रहेगा सी ए बी, है ना। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, दो त्रिभुज डी एफ एवं पी क्यू आर में डी बराबर क्यू है, आर बराबर ई है, तब निम्न में से कौन सा सही है? देखो ये थोड़ा सा आप लोग समझ लो। क्या यहाँ पर 2 त्रिभुज है अपने पास, ऐसे करते। ठीक, एक तो डी ई एफ है, ये डी ई एफ है। ठीक है, और एक क्या है? एक पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या है कि डी बराबर क्यू है, तो डी बराबर तो क्यू है, मतलब कि ये वाला इसके बराबर माना है। ई बराबर आर है, तो ये वाला इसके बराबर माना है, और एक बराबर पी है, फिर ये तीसरा अपन खुद ही बराबर मान लेंगे। ठीक है, अगर ये है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? तो यहां से हम बोलेंगे कि जो 7वां क्वेश्चन है इसमें हम बोल देंगे कौन सा क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो डी ई बटे पी क्यू है, देखो डी बटे पी क्यू है, पी क्यू गलत है ना, क्योंकि डी बटे देखो 1 और 2 के बीच कौन है? 1 और 2 के बीच तो क्यू आर होना चाहिए था।
पर यहाँ पे क्या है, डी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रॉन्ग चला गया, ठीक, अच्छी बात है। 8वां देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर कि ए बी सी एवं डी में ये है, तब दोनों त्रिभुज के समरूप होंगे। अब कब समरूप होंगे ये चीज आपको निकालना है इसमें। तो 8वें का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी बराबर डी, ठीक है। ऐसे कैसे आपको करके इसको निकाल देना है, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा कैसे करना है और आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अब एबीसी में अगर ये हो 12 सेंटीमीटर हो तो कौन सा मान बी का मान होगा। देखो बी का मान कौन सा होगा, तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा एबीसी, ए बी बराबर ये एसी बराबर 12 है, बीसी बराबर ये है, तो बी का मान कौन सा होगा। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर तो जाएगा ना सी बराबर 90 डिग्री का जाएगा, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बनने वाला है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, समकोण त्रिभुज बनने वाला है, तो ये क्या जाएगा 90 डिग्री का जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पर। ये क्या लग गया यार, ठीक है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। हाँ सही दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आपकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो ना तो आप लोग उसमें से आपकी यूट्यूब की क्वालिटी बढ़ा देना, ठीक है। सभी वृत्त होते हैं सब समरूप होते हैं, क्योंकि वो समान रूप के होते हैं। भैया ये वृत्त इतना बड़ा है ना, ये वाला इतना बड़ा है, मतलब रूप तो समान है ना। इसको भी वृत्त बोलेगा, इसको भी वृत्त बोलेगा। हाँ उनका आकार अलग हो सकता है पर रूप समान है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ये पेन है, ऐसी कैसी एक और पेन रखूंगा, तो ऐसी कैसी रखूंगा तो बोलेगा क्या, हाँ ये भी पेन है, ये भी पेन है, दोनों का रूप एक जैसा है। हो सकता है उसमें इंक कम हो, एक में ज्यादा हो, उस इट्स डजंट मैटर यार। पर हम क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है, समरूप है, ठीक। तो ये चीज अपने आपको समझ में आ गई। हाँ सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग भी क्या होता है, समरूप ही होते हैं। कैसे, क्योंकि वर्ग बराबर होते हैं, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आप भले 15 वर्ग बना दो, इसको भी मैं वर्ग बोलूंगा, इसको भी मैं वर्ग ही बोलूंगा, इसको भी मैं वर्ग ही बोलूंगा, ठीक है। अब मैंने रोटी बनाई, किसी और ने भी रोटी बनाई, ठीक है, दोनों को रख दी, एक ने छोटी बनाई एक ने बड़ी बनाई, पर रहेगी तो रोटी ना वो। कोई तीसरे बंदे को बुलाओ, बताइए क्या है, बोलेगा रोटी है, बोले ये क्या है, ये भी रोटी है, ये क्या है, ये भी रोटी है। तो सब क्या है, समान है, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे, ठीक है। उनका कर्तव्य समान है, ठीक है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु। देखो समबाहु इसलिए जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उनको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये भले ये बड़ा है पर ये 7 है 7 है 7 है, ये 3 है 3 है 3 है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो कौन से समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि ए उनके संगत कोण क्या हो, बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर उनके संगत कोण बराबर है तो वो समरूप होंगे, अर्थात उनके संगत भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, बराबर, ठीक है। अगर दोनों चीज बराबर है तो उनके जो बहुभुज है ना वो क्या रहेंगे, हमेशा समरूप रहेंगे। सभी सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, तो सभी सर्वांग सम सॉरी यहाँ पे क्या समानुपाती आएगा है, क्योंकि भुजाएं समानुपात में होती है, सॉरी भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है ना, बराबर है, उसको बराबर बोल सकते हैं वैसे, पर समानुपातिक होती है। भुजाएं हमेशा क्या समानुपातिक होती है, ऐसे काट दिया तो ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ऐसे करके है ना समानुपातिक, ठीक है। सभी सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा समरूप। सर्वांग सम मतलब होता है सर्व अंग सम, मतलब सर्व अंग सम, मतलब कि सभी क्या है, सभी अंग उनके बराबर है। अगर मैं बोलूं कि मेरा ये अंग है, ये 5 उंगलियां है ना, ऐसी कैसे ये है, ये दोनों हाथ क्या हुआ है, सर्वांग सम हो गए, क्योंकि इसका ये अंगूठा इस अंगूठे के बराबर, ये उंगली इस उंगली के बराबर, ये उंगली इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि दोनों हाथ कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो अगर हम बोलते हैं यहाँ पर कि सर्वांग सम त्रिभुज है तो वो क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे, ठीक। आगे समझ में, हाँ एनर्जी वेस्ट हो रही भैया, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, उसमें मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, पर कोई बात नहीं है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, ठीक। भगवान तो देख रहा है ना कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। समरूप त्रिभुज क्या करता है, तो समरूप त्रिभुज का आएगा यहाँ पे कि वो समबाहु त्रिभुज होता है। अभी हमने देख लिया समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सभी समरूप त्रिभुज होते हैं। इसके बाद में समरूप जो चतुर्भुज होते हैं वो क्या होते हैं, तो वर्ग होते हैं। देखो समरूप चतुर्भुज क्या होते हैं, वर्ग। हमने देखा था ना अभी कि ये इसको भी वर्ग बोलूंगा, इसको भी वर्ग बोलूंगा, इसको भी वर्ग बोलूंगा, अगर उनकी भुजाएं सब बराबर, ठीक है। आधारभूत समानुपातिकता किसमें होती है, तो थेल्स प्रमेय में क्या होती है, आधारभूत समानुपातिकता होता है। देखो थेल्स प्रमेय बताऊंगा नहीं पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अगर किसी भी त्रिभुज में है ना, अगर किसी त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में है ना कोई एक रेखा खींच दी जाए तो वह रेखा उसकी एक रेखा के समांतर होती है, ये कौन बोलता है, अपना थेल्स महाराज बोलते हैं। इस प्रकार कुछ होती है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। हाँ सत्य असत्य मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं।
समकोण त्रिभुज के कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसे करके जो भी त्रिभुज बनता है उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये क्या है, तो ये आधार होता है। आधार मतलब जहां वो टिका हुआ रहता है, ये आधार होता है। ये लंबी भुजा होती है, इसको लंब बोलते हैं। ठीक, लंब हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ से पूछूं कि इन तीनों में से आपको सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है, तो आप बोलोगे जी सर मेरे को तो ये वाली भुजा सबसे बड़ी दिख रही है। ये भुजा क्या है, कर्ण है। उन्होंने ये बोला है कि क्या समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, सत्य आ गया। ठीक, अगर यहाँ पे बोलता कि समकोण त्रिभुज में कर्ण की जगह पे वो बोल देता लंब सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये क्या हो जाता, असत्य हो जाता। ठीक, हाँ, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो सही बात है। क्यों है, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज है, ये दोनों बराबर, अगर मैंने बोला दोनों बराबर है, तो इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर अनुपात में रहेगी, ये वाली भुजा इसके अनुपात में रहेगी, ये वाली भुजा इसके अनुपात में रहेगी। मतलब कि ये 2 है तो ये 4 हो सकती है, ये 6 है तो ये 8 हो सकती है, और ये 12 हो सकती है ना, उसकी दुगनी। अगर ये 9 है तो ये 18 हो सकती है, उसी के अनुपात में ये भुजाएं हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, सही बात है। अगला, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं क्या, असत्य। क्योंकि ये दोनों समरूप है, ये दोनों समरूप है। ठीक है, पर ये छोटा है, ये बड़ा है, ये कम स्थान घेरता है, ये ज्यादा स्थान घेरता है। ठीक है, तो ये दोनों का स्थान ज्यादा घेरता है ना, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इनके जो है ना, ये क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल है ना, ये बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे मैं। यदि दो त्रिभुज समकोणी हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं क्या, अब ये बताओ। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो दोनों समकोणी के, मतलब कि इनके सबके कोण बराबर हैं। ये कोण इससे बराबर, ये कोण इससे बराबर, ये कोण इससे बराबर, तो दोनों क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए, तो वहां अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में व्यक्त करती है क्या, तो पांचवा ये भी बिल्कुल सही है। देखो, यदि किसी त्रिभुज में, ये लो त्रिभुज में, यदि एक त्रिभुज में एक भुजा समांतर खींची जाए, देखो ये मैंने समांतर खींच दी, ठीक है, खींची जाए, सरल रेखा खींची जाए, तो वहां अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही तो थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय क्या है, यही थेल्स प्रमेय है। ठीक है, यही है थेल्स प्रमेय। ठीक, ये थेल्स प्रमेय ही है, ये चीज समझ लो आप, बस ये बात याद है तो समझ लो आपने थेल्स प्रमेय याद कर लिए। तो पांचवा भी क्या हो जाएगा, सत्य घटना है ना, तो पांचवा क्या हो जाएगा अपना, सत्य हो जाएगा। सभी वर्ग समरूप होते हैं, बिल्कुल होते हैं भैया, अभी हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं ये बात को, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है शीर्ष लंब होता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण की बात नहीं कर रहे, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 1/2 ऊंचाई गुणित लंब, लंबाई ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई होती है, आधार गुणित ऊंचाई होती है, क्या होती है, आधार गुणित ऊंचाई होती है। ये किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकता है। ठीक है, ये अगर वो ऊंचाई और आधार अपने को पता हो तो देखो इसमें मैंने क्या बोला है, 1/2 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ऊंचाई का आधार भी आएगा ही आएगा, तो अपन ने आधार लिख दिया, आधार लिख दिया। ठीक है, समझ लो इसका, आप लोगों ने आधार लिख दिया, इसको उधर लेके जाता हूँ, अरे आगे नहीं आएगा मत। हाँ, इसके बाद बोला क्या है, शीर्ष लंब। ये क्या है, शीर्ष लंब भी तो है, इसी को तो ऊंचाई बोल रहे हैं ना अपन, तो ऊंचाई की जगह अपन ने क्या लिख दिया, उसके बाद शीर्ष लंब लिख दिया, तो ये क्या है, एक सही बात है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझो चीजों, आप लोग जब तक नहीं समझोगे ना तब तक आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग समझो इस अभी को, दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा, समझने से सब कुछ होगा। ठीक है, योगा से सब कुछ होता है ना, इसी प्रकार है ना, समझने से भी क्या होता है पता है, दिमाग की योगा होती है। इसलिए आप लोग समझो, सुनो, किसी चीज को सुनो, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग सुनोगे ना उतना ज्यादा आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। देखो, एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यहाँ प्रमेय किस नाम से जानी जाती है, तो यहाँ थेल्स प्रमेय के नाम से जानी जाती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस प्रकार करके है। ठीक है, देखो एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये भुजा है, इस भुजा के समांतर, ठीक है, खींची गई एक अन्य रेखा जो दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजा को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, अपनी थेल्स प्रमेय हो गई है। ठीक है महाराज, तो ये थेल्स महाराज ने दी थी। दूसरा, आकृतियों का वह गुण जिनमें उनका आकार समान हो,
तथा विस्तार भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है? तो वो समरूपता कहलाता है। इस चीज को आप समझ जाना, वो क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। ठीक है। कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। समबाहु का मीनिंग होता है दोस्तों, ये समबाहु मतलब होता है कि समान, बाहु मतलब भुजा, समान भुजा या फिर समान लाइन, मतलब ये लाइन इस लाइन के बराबर, ये लाइन इस लाइन के बराबर, ये लाइन इस लाइन के बराबर। तो ये क्या हो गया? दोनों समान बाहु हो गए। समान बाहु मतलब कि समबाहु, और समबाहु रहेंगे तो समरूप भी रहेंगे। ठीक है। दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखी, तो दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त क्या हो सकती है? कि उनके संगत कोणों के मान बराबर होते हैं। मतलब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इनके बराबर, या फिर उनकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, उनको भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है। अगला आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए जो आपके सामने है। अब मैं इसको क्या बताऊं? यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं में जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है। ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन है, जिसको महाराज फेल्स का कथन भी कहते हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार आप लोग सुन रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। इसी के साथ क्लास का दी एंड होता है, और आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी ऊर्जा वेस्ट ना जाए। ठीक है। आप लोग राजगढ़ जिले को टॉप में लेके आए, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, लिखें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और आगे जाके ये बोले कि मैं दीप स्टडी फॉर यू से पढ़ के आया हूँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मध्य प्रदेश, जय राष्ट्र।